आई जस्ट वांट टू नो कि हमारे सामीन को हम ये बता सकते कि मुंह की सेहत जिसे हम ओरल हेल्थ कहते हैं कितनी अहम है और वो होती क्या है, ओरल हेल्थ से क्या मुराद है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, खासतौर पर जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि बहुत से लोग हैं, हम लोग अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल हेल्थ को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं जनरल हेल्थ के अंदर। वैसे तो हम अपने पॉपुलेशन हेल्थ के मामले में वैसे ही एक सुस्त कौम है, लेकिन ओरल हेल्थ और डेंटल हेल्थ जिसको मोस्ट नेग्लेक्टेड कहलाता है। और जैसा इंट्रो में बताया कि हमारी मोस्टली बीमारियां जो होती हैं, जिनका रूट जो होता है हमारी बॉडी में इंटरेस्ट का, जरासीम का, बैक्टीरिया, वायरस, उनका एक ओरल कैविटी मतलब आपके जो मुंह है, जो मसूड़े हैं, दांत हैं, उनके थ्रू से वो अंदर जाती हैं मैदे में और डिफरेंट कॉज करती हैं बीमारियां। वो तो एक चले सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो बिगनिंग है हमारी, जो स्टार्ट होती है दांतों से और मसूड़ों से, वो एक मेन चीज है जिसको आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना होता। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप डेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इनिशियली तो आपको बिल्कुल छोटे अलामत जाहिर होती हैं, मसूड़ों से ठंडा गर्म लगना, हल्का फुल्का खून आ जाना, छोटी सी कैविटी हो जाना, जिसको हम अमूमन खाते में नहीं लाते। हमारा अमूमन डेंटिस्ट के पास विजिट तभी होता है कि जब वो पेन इतना अनकंट्रोल हो जाए, ब्लीडिंग इतनी हो जाए मसूड़ों पे इतने कि जब हम बेयरेबल नहीं रहता। तो उस वक्त कंडीशन हमारी एडवांस स्टेज में जा रही होती हैं। ठीक है, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सामीन को यही बताना चाहूंगा कि आप भले आपके कोई अलामत नहीं है, डेंटल आप समझते हैं अच्छा है, लेकिन फिर भी हर 6 महीने से साल में एक दफा अपने डेंटिस्ट को नियर बाय जरूर विजिट कर लें, ताकि जो भी मामला हैं वो शुरू के अंदर ही पकड़े जाएं और उनको उसी वक्त ट्रीट कर लिया जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम अपने ओरल हाइजीन में ब्रशिंग का कितना अहम रोल है। और जब हम मसूड़ों की तकलीफ़ की भी बात करते हैं कि समटाइम हम देखते हैं कि जी मसूड़े से खून निकल आया ब्रश करते हुए, तो कैसे पता चलता है कि आपके मसूड़ों पे खून निकल रहा है, तो ये कोई मसला है या समटाइम एक दफ़ा भी हो जाता है? तो ब्रशिंग की अहमियत कितनी है और कैसा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, ये बताइएगा? अगेन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल ओपीडीज के अंदर पेशेंट्स आते हैं, उनका अमूमन ब्रशिंग से ज्यादा फोकस होता है कि डॉक्टर साहब टूथपेस्ट अच्छी कौन सी है। बिल्कुल। तो मैं अपने लिसनर्स को यही बताना चाहूंगा कि टूथपेस्ट से ज्यादा आपको अपनी ब्रशिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसके अंदर आपकी 2-3 चीजें आती हैं। ब्रशिंग टेक्निक कैसी है आपकी, ब्रशिंग किस तरह से करें, ब्रश की टाइमिंग क्या है, ठीक है, और आप उसके बाद जो है कि टूथपेस्ट का माइनर रोल होता है एज कम्पेयर टू ब्रशिंग के। तो ब्रशिंग का तरीका ये नहीं कि जैसे बस आपने टूथब्रश पे एक पेस्ट लगा ली 6 अमाउंट के अंदर और उसको आपने रब करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर टेक्निक होती है। अब मैं जिसमें सबसे इफेक्टिव तो आसान अल्फाज में तो मॉडिफाइड बेस्ट टेक्निक लाती है, जो लिसनर इजीली गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड बेस्ट टेक्निक, ठीक है, जिसमें आप मसूड़ों के अंदर दांतों को, ब्रश को टूथ के पैरेलल रखते हैं, गम्स की तरफ थोड़ा तिरछा करके, और आहिस्ता आहिस्ता रब करके और अवे फ्रॉम द गम्स, मसूड़ों से अलग की तरफ निकालते हैं। वरना अमूमन पेशेंट्स होते हैं दांतों को ऊपर नीचे सर्कुलर घुमाते रहेंगे, ठीक है। और एक हमारी आदत है कि जैसे कि हम ब्रशिंग कर रहे हैं तो हम उसे फोकस नहीं करेंगे, हम टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, हम मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, तो ब्रश चलता रहता है। तो दैट्स इक्वल टू जस्ट लाइक हम शू पॉलिशिंग कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ऐसे दांतों को ट्रीट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको ये बहुत बड़ी नेमत दी है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसकी केयर करें। और ब्रशिंग के अंदर ये है कि आपके बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों दांतों की कंप्लेन हो रही है, मैं तो दिन में 3 दफा ब्रश करता हूँ या करती हूँ, उसके बावजूद भी क्यों हो रहा है। तो अगेन मैटर यही आ जाता है कि आप ब्रश पे मेहनत, उसकी नंबर ऑफ ब्रशिंग पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसकी टेक्निक पे, किस तरीके से ब्रश करना है और उसकी टाइमिंग के ऊपर। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक तो रात को सोने से ब्रशिंग पहले करनी है आपने, ठीक है। क्योंकि ब्रशिंग के जो मकसद है वो ये है कि एक तो आपके जो आपने खाना पीना दिन भर किया है उसको साफ करता है, ठीक है, प्लाक को रिमूव करता है। और सबसे दिन भर में आपने जो खाना खाया, रात को सोने से पहले आप एक मरतबा ब्रश कर लेंगे, तो जो आपका जो पूरा जो पीरियड जिसमें आप सो रहे हैं और आप नहीं मेंटेन कर रहे तो उसमें वो आपकी 3 दांत रहेंगे, तो बैक्टीरिया को वो टाइम नहीं मिल पाएगा जिसके अंदर वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं और कैविटी कॉज वगैरह करते हैं। और सुबह उठ के भले एक बार नाश्ते के बाद कर लें, और एक सिंपल सी आदत है कि हर खाने के बाद रिंस कर लें सादे पानी से, ठीक है, तो जो कोई ज़रात ना रहे। एग्जैक्टली, ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स खाने के वो वॉश आउट होते रहें। और बहुत सी बार ये होता है कि आप ब्रशिंग के बावजूद भी आपके जो छोटे, जैसे कि आपने कुछ गोश्त के रेशे और चीजें फंस गई हैं, तो अगर ब्रश साफ नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपकी ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो उसके उस कंडीशन में फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मोस्ट लाइकली कॉमनली आपका जो होता है डेंटल फ्लॉस आता है, एक धागा आता है, उससे आप इजीली आप दांतों के बीच की खुलाक की सफाई कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अमूमन तौर पे लोग ब्रशिंग और उसके साथ जो है टूथपिक या तीली का इस्तेमाल करते हैं, खाना फंस गया तो उसे निकालो,
So फॉर अ true. टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म तो वो चीज बहुत इफेक्टिव होती है, निकल गया, साफ हो गया, Yeah. लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो गम्स को डैमेज कर रही होती है, और वो जो गैप्स है दांतों के बीच में उनको क्रिएट करती रहती है, बड़ा करती रहती है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि आप टूथपिक का इस्तेमाल तो हरगिज नहीं करना है। ब्रशिंग और ब्रश की सिलेक्शन के अंदर ध्यान में ये रखना है कि ब्रश सख्ती से आपने हार्ड ब्रश की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ब्रश, यार आप हार्ड ब्रश लेंगे तो उसको इजी होगा, अच्छी सफाई कर लेगा, ठीक है। Soft is better. एग्जैक्टली, सॉफ्ट होगा या मीडियम चलेगा, या Medium. सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट, ठीक है, नंबर 1। ठीक है। और सेकंड अगेन यही है कि टूथपेस्ट का साइज जस्ट पी साइज शेप आप उस पे लें, स्मॉल साइज, और उसको मिनिमम 2 मिनट्स और 3 मिनट्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि मॉडिफाइड बेस्ट टेक्निक सबसे इजी टेक्निक है, 2 मिनट और 3 मिनट्स मिनट के लिए आपने पेस्ट। डॉक्टर साहब, हम तो शायद आधा मिनट भी नहीं करते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ब्रशिंग है वो फॉर्मेलिटी है, वो एक प्रॉपर क्लींजिंग नहीं जा रही बिल्कुल। है। मैं अपने बेटे को कहती हूँ ना, सुबह अली ब्रश करो, तो मतलब मैं अभी से बोलती हूँ तो ब्रश भी हो जाता है। मैंने कहा अली कैसा ब्रश किया है तुमने, ये मतलब अभी तो मैंने बोला और तुमने कर भी दिया। तो बस यही है, इस पे जो फोकस करने की जरूरत है हमें। बचपन से सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, एक कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हबीबुर रहमान बात कर रहा हूँ खड़ा से। जी हबीब साहब। अंबर साहब माशाल्लाह शो बहुत लवली है और बहुत प्यारा शो आपका, माशाल्लाह बहुत मालूमात मिलती है आपको सुन के। बहुत शुक्रिया मैं जी कहना आप। चाहता था जी कि ये ना मेरी दाढ़ें जो है ना, दाढ़ें हम्म, इनके अंदर काले काले निशान बन गए हैं। हालांकि मैं सिगरेट भी नहीं पीता हूँ और मैं ना कोई नशा करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चाय पीता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो दाढ़ें मेरी है 3 खत्म हो गई ऊपर वाली और 2 खत्म हो गई हैं दाएं साइड पे नीचे वाली, तो बाकी जो अभी हैं उनको बचाने का कोई मुझे ऐसा बता दें तो काइंडली मेहरबानी है। ओके जी, बहुत जी डॉक्टर ताहिर, हम पहले वाले लिसनर का जवाब देते हैं जिनकी 4 दाढ़ें खराब हो रही हैं या बचाना चाहते हैं उसको। फर्स्ट कॉलर ने जैसे हमसे पूछा कि उनके 2 बातें थी। एक तो कह रहे थे कि मेरे दाढ़ों पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने हाँ, शुरू मैं हो गए नशा हैं। भी नहीं करता, मैं Exactly. सिगरेट भी नहीं पीता, लेकिन मैं चाय बहुत पीता हूँ। यस, चाय बहुत पीता हूँ, और मेरी दाढ़ों में वाइट ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं, और काफी 4 दाढ़ें मेरी खराब हो चुकी हैं, हाँ। ज़ाया हो गई हैं। तो उनसे मैं यही अर्ज करूंगा कि ब्लैक स्पॉट्स जो आ रहे हैं, हाँ। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब वो शुरुआत है जहीं से। कीड़ा लग रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए, ब्लैक स्पॉट्स 2 किस्म के हो सकते हैं। या तो ये है कि जो आपके कॉफी के या चाय के जो निकोटीन वगैरह आप ओवर यूज करो, उसके स्पॉट्स आ रहे हैं जो दांत के ऊपर आते हैं, ठीक है। ठीक है। और दूसरा होता है कि अगर प्रॉपर आप सफाई अच्छी नहीं रख पा रहे हो तो स्मॉल स्पॉट्स कैविटी स्टार्ट होना शुरू होती है, तो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, स्मॉल स्पॉट्स हैं। उस स्पॉट्स को कुछ टाइम के लिए नेगलेक्ट करेंगे, कुछ मंथ्स के लिए और एयर में, तो वो ऐसा ऐसा करके दांत को होलो करना शुरू कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला करते हैं और वो दांत अचानक से टूट जाता है, ठीक है। तो उसके लिए इनको यही है कि एक तो अपने जो नियर बाय इनके डेंटिस्ट हैं जो प्रॉपर क्वालिफाइड, उनके पास जाएं, विजिट करें, एक प्रॉपर थॉरो एग्जामिनेशन करवाएं, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट स्टेटस पता चल सके क्या है, अगर छोटी छोटी कैविटीज हैं या स्पॉट्स हैं तो क्लींजिंग करके साफ हो सकें। और दांतों को उसके ये है कि जो डैमेज हो गए हैं वो आइदर वो रूट केनाल या से सेव हो सकते हैं, निकालना पड़ेगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है, अगेन बात वही है, जब तक वजह को नहीं रोकेंगे ये चीज बढ़ती ही रहेगी, बिल्कुल। ठीक है। तो और रोकने का तरीका यही कि अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है उसके अंदर चाय को थोड़ा कंट्रोल, और स्पेशली चाय में शुगर जो है, चीनी। ठीक है, चीनी जो है कार्बोहाइड्रेट फेवरेट डाइट बैक्टीरियाज के लिए, जिसके लिए वो डिके करते हैं और एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो शुगर कंट्रोल करना है, और प्लस अपनी हाइजीन जो मुंह की सफाई है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। और ये जो खातून का फोन था कि ठंडा गर्म ज्यादा लगता है, वो इश्तिहार आता है ना जी, ये वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो ठंडा गर्म लगना बंद, ऐसा सही है? इसके जो इश्तिहार हैं, और देखें, ये तो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के हवाले से तो एक अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर इसको लीगली देखा जाए तो हमें इसको इतना परमानेंटली हल नहीं समझना चाहिए, ठीक है। ठीक है। ठंडा गर्म वही बात है कि लग क्यों रहा है, ऊपर हाँ। आप उसके ऊपर एक लेयर बना लें या आर्टिफिशियल उसको छुपाए कवर करने की हाँ। कोशिश करें, उसको कवर तो कर लेंगे, लेकिन ठीक है। लगने की हमारी सेंसिटिविटी की 2 ही वजह है, या तो आपकी गम्स प्रॉब्लम है, हाँ। मसूड़े जो हैं वो दांतों को छोड़ते जा रहे हैं, सफाई अच्छी नहीं है, ठीक है। ठीक है। और जो रूट्स हैं आपकी दांतों की जड़ें जो मसूड़ों में कवर होती हैं, हाँ। जब एक दफा मसूड़े उनसे हट जाते हैं गम्स, तो हाँ। वो एक्सपोज होती है मुंह के अंदर और ठंडा गर्म फील करती हैं, ठीक है। ठीक है। और सेकंड ये है कि खुद डिके का प्रोसेस कहीं ना कहीं दांत में चल रहा है। हाँ। डिके अगर होता है दांत में कैविटी है तो वो एक दांत 2 दांतों में लगता है हाँ। अमूमन तौर पे, जो अफेक्टेड है। लेकिन अगर ओवरऑल मतलब आपका तमाम दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गम्स हेल्थ को मेंटेन करने की और अच्छा करने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब मसूड़ों की अपनी बात करते हैं तो मसूड़ों से खून निकलना एक आम भी देखा जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बल्कि ना हम ब्रश करते हुए भी अक्सर हमारे उससे खून निकल आता है, हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं। कुछ लोगों का तो शायद रोज़ भी निकलता हो, ठीक है। तो गम से मसूड़ों से खून निकलना की बाकी कोई बीमारी है या ज़ोर से ब्रश लग गया और खून निकल आया?
हाँ, देखिए ये अच्छा सवाल पूछा आपने कि गम्स ब्लीडिंग जो होती है 2 वजूहात की वजह से होती है। एक तो लोकली आपकी गम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक ठीक है? है। और दूसरा ये है कि आपकी कोई सिस्टमिक डिजीज़ेज़ वगैरह जो अंडरलाइन कोई और बीमारी जिसकी वजह से आपकी खून जमने की सलाहियत मुतासिर हुई हुई है, ठीक है? लेकिन नॉर्मली अगर आप पेशेंट को थॉरोली देखते हैं और जो पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें 90% पेशेंट्स के अंदर जो गम ब्लीडिंग है वो प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से होती है। और डायलेमा असल में ये है कि पेशेंट प्रॉपर सफाई नहीं रख पाते, तो जिसकी वजह से वो खाना सड़ता है मसूड़ों में, सूजश आती है मसूड़ों में, ब्लीड ठीक करना शुरू करते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि पेशेंट जब ब्लीड स्टार्ट होता है तो वो ब्रश डर के मारे और करना छोड़ देता है। जब वो और करना छोड़ देंगे तो वो और खाना जमेगा और सड़ेगा, तो वो एक साइकिल बन जाती है, ठीक है? तो वो आपकी गम्स आहिस्ता आहिस्ता करके खराब होना शुरू होती है, सूजश आना शुरू होती है। बिल्कुल। जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है तो बीमारी रेयर सिनेरियोज के अंदर जो है आपकी गम ब्लीडिंग का कॉज बन सकती हैं। अमूमन तौर पे ये है कि मैं ओरल हेल्थ के हवाले से जैसे हमारे पेशेंट हैं डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि उनको आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, प्लस डायबिटिक कंट्रोल के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर डायबिटीज कोई ऐसी अछूत बीमारी नहीं है कि अगर हो गई तो आप की बीमारी और आगे दूसरी चीजें बनेंगी। डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल्ड है और आपकी ओरल हेल्थ अच्छी मेंटेन कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई शायद दो राय नहीं है कि आपके दांत सेव हैं और गम्स की कोई इशू होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक कॉल लेते हैं जिस द कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़ियादतीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को स्पेशली का ख़्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, वो हम बोलते हैं ना कि हम कुछ टोटके इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, जैसे नमक के पानी से कुल्ली कर लो, और क्या ये तमाम चीज़ें हेल्प करती हैं मसूड़ों को ये बेहतर करने में? एक कॉल भी पहले शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, नमक। हाँ, देखिए टोटके आपने जिस तरह की बात करी कि हमारी जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। जैसे कि आपने पानी में नमक डाल के खिला देखा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सबसे एक पावरफुल और सबसे ईज़ी रेमेडी है जो आप कर ठीक है। सकते हो, ठीक है? इससे ये होता है कि आपके जो एक समझो कि एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है? तो आप रोज़ाना भी अगर दिन में 3-4 दफ़ा गर्म पानी में चुटकी नमक डाल के रिंस कर रहे हो, तो जो आपके छोटे-छोटे बैक्टीरियाज़ हैं, वो किल हो जाते हैं और ओरल हाइजीन साफ़ रहती है, अलोंग विद ब्रशिंग। ये नहीं कि सिर्फ़ टोटके। लेकिन टोटकों के अंदर बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि एक कुछ दंदासा टाइप चीज़ें मिलती हैं, हार्ड केमिकल्स मिलते हैं। इवन बहुत सी जैसे आपने पहले भी पूछा था कि टूथपेस्ट के हवाले से कि ये हाँ। पेस्ट करें। मार्केट में ऐसी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जिनकी ब्रांडिंग होती है कि आप यूज़ करें। कौन सी यूज करें? ऐसे वैसे क्या अ, चीज देखनी चाहिए टूथपेस्ट देखिए खरीदते वक्त? टूथपेस्ट खरीदने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका फ्लोराइड होता है ठीक डेंटल है। हेल्थ के हवाले से, ठीक है? सेकंड डेंटल हेल्थ के हवाले से और गम्स की हेल्थ के लिए जैसे आपने विटामिन डी इफेक्टिव होता है, ठीक है, जो बोन की क्वालिटी को मेंटेन करता है। विटामिन डी तो आपको पेस्ट में नहीं मिलेगा, वो आप अदर रिसोर्सेज से जैसे मिल्क इस तरह ले सकते हैं, ठीक है? फ्लोराइड जो आपका सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको अवेलेबल होना चाहिए, जो अच्छी ब्रांड की जो मेजर ब्रांड्स हैं उनके अंदर अवेलेबल होता है एक एग्जैक्ट ठीक है। क्वांटिटी में जो आपकी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो बहुत सी टूथ ब्रांडिंग होती है कि यार आप ये टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो इससे आपके दांत 15 दिन ठंडा में गरम, व्हाइट हो हाँ जाएँगे ये और ये बिल्कुल। चमकदार हो जाएँगे। उसको मैं इनकरेज बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि वो आर्ज़ी तौर पे दांत तो आपके चमका देंगे, लेकिन उनमें डिफरेंट एब्रेसिव्स होते हैं हाई क्वांटिटी के अंदर जो आपकी गम्स को डैमेज करते हैं लॉन्ग सो रन के ट्रू। अंदर, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म की खुशी के लिए आप लॉन्ग टर्म में अपना सौदा ना करें किसी तरह से। सो ट्रू। अच्छा, डॉक्टर तारिक, बहुत एक कॉल पहले डिस्कनेक्ट हो गई। बहुत सारे लोग डेंचर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या जो मरीज डेंचर का इस्तेमाल करते हैं उनको भी गम प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए डेंचर का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें तो उनको ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है अपनी गम्स हेल्थ की, क्योंकि डेंचर जब वो पहनते हैं अपने गम्स के ऊपर, तो आपकी गम्स एक डेंचर के जो मटीरियल से कवर अप रहते हैं, ठीक है? तो उसके नीचे जो भी फूड पार्टिकल्स जमते रहते हैं, उसके अंदर वो एक्यूमुलेट होते हैं, जम जाते हैं, तो वो सफाई नहीं कर पाते हैं डेंचर के। तो उसको वो आहिस्ता-आहिस्ता करके लॉन्ग रन में आपकी गम्स को मज़ीद डैमेज करते हैं। तो गम डेंचर वियरर जो वियरर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप डेंचर को डेली बेसिस पे दिन भर आप भले पहने, लेकिन रात को जब निकालें उसको, तो एक दफ़ा उसको हल्की जो बैक साइड है, जो अंदरूनी सतह है, जो आपकी गम्स की तरफ है, उसको भी हल्का से ब्रश करें और किसी अच्छे माउथ वॉश के अंदर उसको डिप करके ओवरनाइट रखें, ठीक है? अच्छा, माउथ वॉश के हाँ, मैकेनिकली भी इसको साफ करें और ठीक है। केमिकली माउथ, ताकि उसकी जो एंटीबैक्टीरियल जो सरफेस है, उसको साफ करके उसको मज़ीद खराब करने से गम से बचाएँ। बिल्कुल, सो ट्रू। एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? शकील अंसारी बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी फेज 1 से। जी, शकील साहब। इस दांतों को जो हम सुई से साफ कर रहे होते हैं, यह सही होता है क्या ये? सुई से? अच्छा, चलो ठीक है। कुछ भी नहीं मिला, ना टूथपिक मिली, ना धागा मिला, सुई मिल गई। होता है वैसे डॉक्टर हाँ। ताहिर, बैठे में पेन, पेंसिल सब कुछ जो है ना वो
दांतों के बीच में डालना है। बिल्कुल। सुई वैसे सुई, मुझे हैरत हो रही है शकील भाई को सुई कहाँ से मिल गई कि और टूथपिक भी नहीं, शकील भाई सुई क्यों इस्तेमाल कर लोगों रहे को कुछ हैं? नहीं मिलता, लोग नोट को मरोड़ के करेंसी को वो साफ कर लेते हैं, लेकिन कड़क कड़क ना, वो शाही सफारी का वो एग्जैक्टली बहुत से लोग रैपर्स का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन शकील भाई ये आप बिल्कुल डॉक्टर ताहिर, ये हमारे ना पाकिस्तानियों की स्पेशलिटी है, हर कोई नहीं कर सकता ये हकीकत है, हमारा आर्ट इसके अंदर बहुत जो है स्पेसिफिक हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन शकील भाई बिल्कुल इस हवाले से मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सुई का इस्तेमाल करें, क्योंकि सुई तो आप ना सिर्फ गैप बना रहे हैं दांतों में, बल्कि गम्स को प्रिक करके इंजरी भी दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल तो सही सुई का बात इस्तेमाल हल्के से ना करें, बल्कि उसकी जगह डेंटल फ्लॉस आता है या इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं, जो फाइन ब्रिस्टल्स के ब्रशेज होते हैं, जो दांतों के बीच की सफाई के लिए होते हैं, तो अब वो अपने साथ कैरी करें और वो उससे साफ कर सकते बिल्कुल। हैं। इतने प्यारे मेरे लिसनर्स ना, देखें हर मासूम सा सवाल भी कर मासूम लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदराबाद से अरशद बात कर रहा हूँ। जी अरशद अच्छा, साहब। मुझे ये मालूम करना था, जैसे नीचे के दांत पे तो ऊपर के नहीं है और जहाँ ऊपर के हैं नीचे के नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन है? सारे दांत अगर हम लगवाते हैं तो कारामद होंगे? अच्छा ठीक, आपको समझ आ गया? मुझे समझ अच्छा नहीं आया। एक दफा और बताइएगा। मैं ये कह रहा था कि ऊपर के दांत जैसे हैं तो नीचे के नहीं है, ठीक तो ठीक फायदा नहीं उन दांतों का कोई, क्योंकि नीचे होंगे तो फिर वो चीज हम चबा सकेंगे, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल। ऊपर के हैं तो नीचे के नहीं है, दाढ़ों का और दांतों का ये हम्म। तरह है। और वो दांत भी बहुत वो है, तकलीफ में है, जैसे दर्द है और खराब हुए दांत झड़ रहे हैं, जैसे बुलबुले हो गए। ठीक है जी। सही बात, जैसे हमारे कॉलर ने पूछा कि दांत ऊपर के नहीं नीचे के हैं या नीचे के हैं तो ऊपर के नहीं है, तो ऑफ कोर्स बात है कि दांत दोनों सेट पूरा होना जरूरी है, तभी आप Of खाना course। भी चबा सकेंगे ऊपर नीचे की दाढ़ों से। हम्म। ना सिर्फ ऊपर नीचे का होना जरूरी, आगे और पीछे के दांतों का होना भी जरूरी है कि दाढ़े हैं, क्योंकि दांत आगे का दांतों का काम है कटिंग करना, पीछे के फूड को क्रश करना, खाने को चबाना। और बिल्कुल। उसके साथ साथ ये है कि आपके दाएं और बाएं दोनों होना भी जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये होता है कि अगर एक साइड, मोस्ट कॉमनली होता है कि पेशेंट की एक साइड अफेक्टेड हो जाती है, दांत खराब है, खाने में तकलीफ हो रही है, तो वो अपोजिट साइड से चबाना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें अल्लाह ताला ने आपको जो जॉ बनाया है नीचे का, इसके राइट और लेफ्ट दोनों जॉइंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जब आप अल्लाह ताला ने जॉ इसलिए बनाया कि आप दोनों तरफ से जवाब बैलेंस में रखे, लेकिन जब आप एक तरफ यूज करना शुरू करते हो तो राइट और लेफ्ट, तो आपका जॉ डिसबैलेंस होकर चलना शुरू होता है, एक तरफ बिल्कुल। फोर्स पड़ रही है, एक तरफ नहीं। तो इसके अलावा दांतों से हटकर इसके अलावा फिर आपके जो मसल्स हैं, जो जॉइंट है जॉ का, वो पेनफुल होना शुरू हो जाता है अनबैलेंस होने की वजह से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ताहिर, एक सवाल है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, या ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं क्या उसके बीच में भी गम प्रॉब्लम्स या दांतों के मसाइल पैदा होते हैं, और वो उसकी वजह क्या होती है, वो क्यों होता है? यूजुअली प्रेगनेंसी में बहुत देखा गया है ये। हाँ, प्रेगनेंसी के अंदर देखें ये वाकई गम ब्लीडिंग जो है ये आपकी बिल्कुल लिटरेचर के अंदर, रिसर्च के अंदर है कि आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, और उसकी वजह है कि जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से उनके लेवल्स थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गम्स इन्फ्लेम होते हैं और सूजिश के ब्लीड करना शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रेगनेंसी इसको हम ब्लेम नहीं कर सकते कि लाजमी ब्लीडिंग होगी। अगर आपकी वो गम्स की हेल्थ अच्छी नहीं, ऑलरेडी सूजिश है और ऑलरेडी वो खराब हैं, तो उस सूरत के अंदर वो ब्लीड ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हेल्दी गम्स के। तो जो हमारी जो यही है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको इस हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से ज्यादा सफाई अच्छा मेंटेन करने की जरूरत है। और वो परेशानी वाली बात नहीं है, वो ब्लीडिंग टेम्पररी होती है। आफ्टर जब एक दफा आपकी डिलीवरी और सारे मामला हो जाए तो वो कंप्लीट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। ठीक है, एक कॉल लेते हैं जी। सामने जी, मैं ये दोबारा ये पूछना था कि अगर मैं दांत पूरे मुकम्मल लगाऊं तो वो क्या सही रहेंगे, कारामद होंगे? ठीक है जी, और बिल्कुल मैं मतलब ठीक है, बिल्कुल। हम अभी वैसे ब्रेक आने वाली है, ब्रेक के बाद हम अपने डेंटल इम्प्लांट के ऊपर भी बात करेंगे कि कोई दांत लगवाना चाहे तो क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या मसाइल होते हैं, किनको लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए। इसके ऊपर हम अभी ब्रेक के बाद बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि ब्रेक का टाइम भी हो गया। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और हम बात करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं जल्दी से, फिर इसका सवाल जवाब देंगे। जी सामने को सामीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर शो के बाद, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर सैयद ताहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और हम आज बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के ऊपर। हमने मसूड़ों के मसाइल के ऊपर बात की कि उनसे क्यों ब्लीडिंग होती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, फ्लॉसिंग, डेंटल ब्रशिंग, ये तमाम चीज़ें कितनी हैं, हमें कौन सी टूथपेस्ट
इस्तेमाल करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वाला पार्ट तो बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी अभी भी कोई सवाल आपके ज़हन, पहले का जो सवाल था कि उनके दांत अगर सारे लगवाने हों, तो इस पे ही हम बात करते हैं, डेंटल इम्प्लांट पे बात करते हैं कि वो क्या होता है। इसमें इनका सवाल भी पूरा हो जाएगा, ओरिएंटेशन भी होती है कि नहीं। वैसे ये बड़ा अहम है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए, स्पेशली जैसे आपने कहा ना कि ब्रशिंग टेक्निक्स, ये हमें अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, और मैं तो कहती हूँ कि ऑफिसेज में भी, हर जगह जाके ना आपको मतलब डिफरेंट कंपनीज को, जैसे अगर हम कहते हैं कि टूथपेस्ट कंपनी वाले अपना इश्तेहार तो बनाते हैं कि जी कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ अगर ये दो कंपनीज मिलकर जो ब्रश बनाती हैं और जो टूथपेस्ट बनाती हैं, अगर ये कैंपेन करें तो बड़ी कामयाब हो सकती है। बिल्कुल, मेन विद डेंटिस्ट ना, इस पे भी मेहनत करने की जरूरत है हमें, क्योंकि अगर जब अवेयरनेस होगी तो ही हम इन बीमारियों से बच सकेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। सो ट्रू। तो प्रिवेंशन का तरीका यही है कि जब तक आप इनिशियल स्टेजेस में, एजेस में, जब बच्चों को, जब उनको ही आदत बताएंगे कि क्या चीज आपके फायदे में ओरल हेल्थ के लिए क्या नहीं है, तो वही आदतें बड़े होकर पुख्ता होंगी। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये हमें अपनी, चले ब्रांड्स की पब्लिसिटी तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये है कि अगर इस लेवल पे अगर हमारा काम किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स करते हैं, डिफरेंट एनजीओज करती हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है इसको स्प्रेड करने का और ज्यादा जरूरत है कि हम डिफरेंट सिटीज में और डिफरेंट स्कूल्स में हर लेवल्स पे जाके, और जैसे इवन ऑफिसेज वगैरह के अंदर भी, या तो आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं इस चीज की कि यार कि आप ब्रशिंग पे किस तरह करना है, क्या मामला है। सोशल, वैसे एक बात है डॉक्टर ताहिर के, हम सोशल मीडिया पे हर किस्म का इश्तिहार देखते हैं, नए लॉन के अभी देखें प्रिंट्स आए, हर जगह नया कोई सेल लगी है, लेकिन कभी कोई डेंटल हाइजीन के ऊपर ना डिजिटल कैंपेन नहीं करता। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर। सही कह रही हैं आप, मतलब हम जो है अपने फैशंस के अंदर और इन चीजों पे तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी नॉट ऑन हेल्थ, ये तो एक डायलेमा हमारी ओवरऑल पब्लिक का है, लेकिन सही फरमाया, इस पे फोकस करेंगे कि इसको फर्दर स्प्रेड किया जाए। अच्छा, लियाकत नेशनल में से कोई ओरिएंटेशन प्लान्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम प्लान होते हैं सोशल मीडिया के, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिसपे के अंदर अवेयरनेस के लिए हम पोस्ट वगैरह भी करते रहते हैं, स्मॉल वीडियोस वगैरह भी, और प्लान्स भी हैं, लेकिन इनको जैसे अगेन इनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंट करने की जरूरत है और नेक्स्ट लेवल पे लेके आने की जरूरत है, होते हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ताहिर, डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट को मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो ये हमारे पास मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने का, जैसे पेशेंट के दांत नहीं है, गिर गए हैं, झड़ गए, टूट गए हैं, उसको रिप्लेस करने का सबसे एडवांस तरीका है, जदीद तरीका है, जिसके अंदर हम दांत को जो गया है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आपका इम्प्लांट जो है बेसिकली एक टाइटेनियम स्क्रू होता है, टाइटेनियम का जैसे एक मेटल है जो आपके गम्स के बोन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको आपकी बोन फिजिकली और केमिकली आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रिप कर लेती है और उसके ऊपर दांत लगाया जाता है इम्प्लांट पे। तो सारे दांत चाहिए ऐसे लग सकते हैं? सारे लग सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस पेशेंट का क्या कंडीशन है, क्या एग्जामिनेशन है। मतलब कुछ पेशेंट्स उनका एक दांत मिसिंग है, कुछ का 2, 4, 32 ही मिसिंग है, तो 32 का मतलब ये नहीं कि आप 32 इम्प्लांट ही लगाएंगे आप, ठीक है। लेकिन कैसे होते हैं बहुत सारे जो डेंचर इस्तेमाल करते हैं पूरा के पूरे 32 दांत ही नहीं उनके होते। 32 दांत के ऊपर देखें, अगर पेशेंट की पूरी 32 ही नहीं है, कोई दांत नहीं है मुंह के अंदर, अगर वो आते हैं कि मुझे रिप्लेस कराना है, तो इम्प्लांट के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें पेशेंट का मुआयना करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है। जैसे कि अब इम्प्लांट है उसको सपोर्ट ही बोन से मिलती है, ठीक है, तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि पेशेंट जो है वो अपनी बोन, उसकी जो मुंह में बाका बोन है टूथ लॉस के बाद जो बची है, उसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, डेंसिटी कैसी है, क्योंकि आजकल हमारे जैसे कि खासतौर ख्वातीन के अंदर बोन हड्डियों की भुरभुरे की डिजीज भी होती है, तो ये नहीं कि पेशेंट को, अब हर पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया में पूरा उतरता है, ठीक है, तो पहले हमें पेशेंट सिलेक्शन करनी पड़ती है। ये देखना पड़ता है कि पेशेंट के दांत अगर मिसिंग हुए गए हैं तो क्यों गए हैं। अमूमन एग्जैक्टली पेशेंट ये होता है कि सफाई नहीं लगी थी, गम लीड हुए, हिल के गिर गए, तो मतलब कि जब नेचुरल टीथ अगर आपके वो नहीं कर पा रहे सर्वाइव, तो फिर आप एक आर्टिफिशियल चीज, भले इंसान की बनाई हुई अच्छी चीज है, लेकिन वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो इससे पहले पेशेंट की एजुकेशन बहुत जरूरी होती है कि भाई आप इम्प्लांट लगाएंगे तो इसकी आपने केयर अच्छी रखनी है, और केयर के अंदर सफाई और खाने पीने सब खा सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा सब चीज नहीं खानी है, ठीक है। तो जो आपकी जो पेशेंट सिलेक्शन है उसके अंदर नंबर 1 हिस्ट्री के अंदर के दांत क्यों गए थे, सेकंड ये है कि वो डायबिटिक तो नहीं है, हड्डियों की भुरभुरे की डिजीज तो नहीं है। डायबिटिक होना कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप इम्प्लांट नहीं ला सकते, डायबिटिक अनकंट्रोल होना कंट्राइंडिकेशन है। ये जैसे पेशेंट बहुत चेन स्मोकर होते हैं, पान छालिया गुटखा तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तो इनको पहले ये है कि अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, और इसके बाद फिर हम ये है कि उसकी एग्जाम हिस्ट्री होती है, मुआयना करते मुंह का क्या हड्डी क्या है। तीसरा ये होता है कि हमारे पास एक्सरेज होते हैं, सीबीसीटी और डिफरेंट स्कैन्स, जिसके बाद हम फैसला कर सकते हैं कि आइदर ही इज अ गुड कैंडिडेट, पेशेंट के इम्प्लांट कर सकते हैं कि नहीं। और अगर पेशेंट में 32 ही नहीं है और वो कहता है मुझे फिक्स लगवाने हैं, लेकिन अब उसके ऊपर 2 चीज आती हैं कि अगर फिक्स लगवाने हैं तो उसके लिए मिनिमम एक जॉ में, एक जबड़े में, जैसे ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा
6 से 8 इम्प्लांट प्लेस किए जाते हैं, जिसपे आपके आराम से नीचे जैसे 16 दांत हैं वो खड़ा हो सकता है फिक्स ब्रिज, और ऊपर भी 6 से 8 इम्प्लांट में खड़ा हो सकता है ठीक ब्रिज। है। अच्छा, इम्प्लांट और डेंचर दोनों साथ लग सकते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर भी हो सकता है। देखिए कुछ पेशेंट्स आते हैं वो इतनी एडवांस स्टेज में आते हैं, गम्स इतने खराब करके बोन, जब सारे दांत निकल गए तो उनका बोन लेवल इतना नीचे हो चुका होता है कि उसपे वो डेंचर रुक नहीं पाता है विदाउट इम्प्लांट। ठीक है। तो उसमें होता है कि जब बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डेंचर हिलता है उनका, लूज रहता है, ओके। ठीक है। तो अब पेशेंट कहता है कि ये प्रॉब्लम है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि चले अगर वो फिक्स पे नहीं जाना चाह रहे तो उसमें होगा नंबर ऑफ इम्प्लांट्स, जैसे हम कम कर देंगे 2 इम्प्लांट 4 इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं जॉ में, उसका होता है कि उस पे वही डेंचर लाइक जस्ट आसान अल्फाज में टिच बटन की तरह से वो फिट होके बैठ टक करके, ठीक है। ठीक है। तो वो जब आपने यूज किया, खाना पीना किया, वो आराम से पेशेंट खुद भी रिमूव कर सकता है। तो वो डेंचर इम्प्लांट सपोर्ट डेंचर कहलाता है, ओवर डेंचर वो। ठीक है, एक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा बिल्कुल, आप सही कह। अच्छा, एक और चीज़, इसकी अगर हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस और फेलियर कितने, कोई ऐसा होता है कि किसी लोगों का इम्प्लांट नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसमें? कॉम्प्लिकेशन में देखें सबसे बढ़ के पहले यही होती है कि इम्प्लांट फेलियर की मोस्ट कॉमनली जो कॉज होती है वो है कि पेशेंट की पुअर सिलेक्शन। पुअर सिलेक्शन मतलब क्या कि बोन आपकी डेंसिटी इतनी अच्छी नहीं थी, थिकनेस चौड़ाई इतनी नहीं थी, आपने उसमें इम्प्लांट प्लेस कर दिया है, ठीक है। पेशेंट की कैसे हुई, या तो डॉक्टर ने चूज? हाँ, और ये है कि और अगर पेशेंट के एंड पे देखें तो उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन, सफाई छीनी, या तो ये है कि इम्प्लांट से आप खाना पीना सब ले सकते हो, लेकिन अब ये नहीं कि आप उससे अखरोट तोड़ना शुरू कर दो तारे कांटों से खींच के, तो एक्स्ट्रा फोर्सेज जो होंगी और सफाई अच्छी नहीं रहेगी गम्स की। तो अगर आप केयर उसकी अच्छी रखेंगे तो 90% ज्यादा आपका सक्सेस रेट मिलता है इम्प्लांट के अंदर, मिल जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें अगर जैसे समझे अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसमें क्या क्या चीजें सबसे पहले आप देखते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं? एक कॉल शामिल कर देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस बिलाल बोल रही हूँ। जी मिसेस मुझे डॉक्टर ताहिर से ये पूछना था कि जैसे मेरे नीचे के जॉ में उन्होंने कहा है कि हड्डी बहुत नीचे कम है तो इम्प्लांट नहीं हो सकता, और ऊपर ये कहा है कि साइनस बहुत नीचे आया हुआ है तो ये आपको तंग करेगा, तो क्या इम्प्लांट सपोर्टेड वो डेंचर लग सकता है मुझे? क्योंकि वो खाली डेंचर की बात कर रहे हैं, वो तो वही बात है कि जब पूरा मुंह ज्यादा खाली है तो फिर वो हिलता बहुत है, मैं उसको भी भुगत चुकी हूँ। ठीक तो है। ये पूछना था कि इम्प्लांट सपोर्ट डेंचर इस कंडीशन में लग सकता है? ओके। जी मिसेस बिलाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें अगेन बात वही आती है कि पेशेंट सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपके पास ऊपर साइनसेस हैं, नीचे हड्डी की चौड़ाई कम है, इम्प्लांट सपोर्ट डेंचर लग सकता है। फिर हम वो एरिया सेलेक्ट करते हैं बोन में कि जहाँ पे आपके पास इतनी इनफ बोन है कि हम उसके ऊपर 3-4 इम्प्लांट तकरीबन प्लेस किया सके एक हड्डी चौबड़े के अंदर, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल इम्प्लांट सपोर्ट डेंचर कर पहन सकती हैं। लेकिन यही बात है अगेन कि क्लिनिक एग्जामिनेशन और एक्सरे एग्जामिनेशन के बाद ही फैसला करेंगे कि फर्दर आगे क्या हमारे पास बनती है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं राबिया बात कर रही हूँ। जी राबिया। देखिए ना, दांत में ये मसला है ना कि वो अगर रोटी वगैरह भी चिबाते हैं तो दांत एक मस्कुरे से खून आने लगती है। डॉक्टर साहब से पूछ के बता दीजिएगा। कौन चबाते हैं? रोटी। रोटी। अच्छा ठीक है, ओके। अगेन देखिए जब आप रोटी चबा रहे हैं उसमें खून आ रहा है, बात वही है कि आपकी जो गम्स हैं, जो आपकी बोन है जिसमें दांतों की सपोर्ट रूट्स एम्बेडेड होती हैं अंदर बनी होती हैं, जब उन पे फोर्स पड़ती है और उसके ऊपर खाने का जोर पड़ता है तो वो इतना वेट बेयर नहीं कर सकते फोर्स, और वो ट्रॉमेटाइज होकर ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, रोटी चबाने से हाँ, रोटी फंसते हैं फूड पार्टिकल। रोटी का मतलब ये है कि आगे ये गोश्त और ये चीज हार्ड डाइट लेंगी तो वो तो और ट्रॉमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो नंबर 1 इनको अपनी लोकल एग्जामिनेशन, मुंह की कैविटी एग्जामिनेशन की जरूरत है, और प्लस अंडरलाइन कोई डायबिटीज या इस तरह की कंडीशन तो नहीं जिसकी वजह से गम्स इतनी तेजी से खराब हो रहे हैं इनके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मैं वो सुन नहीं सकी उसका जवाब कि इम्प्लांट सपोर्ट वो लग सकता है नहीं लग सकता। इम्प्लांट सपोर्ट का देखिए लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन इसके लिए होगा कि अगर आपके ऊपर की जबड़े पीछे की तरफ बोन अच्छी नहीं है, साइनस नीचे आ चुके हैं, तो इम्प्लांट का हमारे पास जो वाहिद रास्ता बचेगा वो सामने के एरिया के दांतों में बचेगा, तो उसकी मदद से हम सामने इम्प्लांट प्लेस करके पूरा एक डेंचर आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। और अगर आप मिसेस बिलाल डॉक्टर ताहिर को दिखाना चाहती हैं तो आप लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। क्या क्लिनिक की टाइमिंग्स है? लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अगर उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पूरा स्केड्यूल मेंशन है, ओपीडी टाइम्स, डॉक्टर टाइमिंग सारी मेंशन है हमारे पास। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक सवाल कही थी कि डायबिटीज के पेशेंट का इम्प्लांट करने के लिए पेशेंट को खुद भी क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं, तो क्या चीज़ें आप भी करेंगे कि ये चीज़ें लेकर आए?
डायबिटीज के पेशेंट के अंदर देखें एक तो चीज ये है कि अगर हम प्लांट के लिए वो हमने सिलेक्ट किया है उनको, तो दो चीजें उसमें, एक तो नंबर 1 आपका ऑन एंड ऑफ रैंडमली अपना शुगर ब्लड लेवल्स चेक करने जरूरी है, ठीक है। ठीक है। आपने खाने के बाद, खाने से पहले फास्टिंग के, और तीसरा होता है कि आपका एक HbA1c टेस्ट होता है जो 3 मंथ्स की रिपोर्ट एक नॉर्मली बता देता है कि आप ओवरऑल शुगर को, डायबिटीज को किस हद तक कंट्रोल रख रहे हो। अगर आपका वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप फर्स्ट उसको कंट्रोल लिमिट्स रेंज में लेकर आएं, देन उसके बाद आप इम्प्लांट प्लेसमेंट में जाएं, क्योंकि इम्प्लांट तो प्लेस किया जाएगा लेकिन वो बोन के अंदर हीलिंग, बोन उसको तभी पकड़ेगी जब उसकी हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में वो ये चीज आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी अच्छी। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डायबिटीज के पेशेंट के साथ साथ दांतों के बड़े मसाइल एग्जैक्टली बिल्कुल पेश आते हैं। बिकॉज अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये फेसबुक में एक सवाल है कि समझे अगर हम दांत बच्चे के निकल आते 3 से 4 साल, मतलब 6-7 साल तक तो सब निकल ही आते हैं ना दांत। मिल्क के टूथ जो है, दूध के दांत हैं, वो तकरीबन 6 महीने के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके परमानेंट दांत है वो 6 साल की उम्र से निकलना शुरू होते हैं और तकरीबन 14 साल तक वो जारी रहता है। लिखा होता है ना टूथपेस्ट के ऊपर कि इतने से इतने साल तक का है, इतने के, क्या फ्लोराइड की अमाउंट कुछ जरूरी होती है कि इतना से ज्यादा ना हो? एग्जैक्टली हाँ, बच्चों के अंदर देखें जो बड़ों की फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट है वो असल में होता ये है कि बच्चे अमूमन तौर पे छोटे हैं तो टूथ से ज्यादा ये होता है कि वो टूथपेस्ट को स्वॉलो कर लेते हैं, निगल भी लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए उनकी जो पेस्ट है उसके अंदर फ्लोराइड और डिफरेंट चीजें थोड़ी सी कम अमाउंट में रखी जाती हैं, ताकि ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर वो सॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद उसको खुदा ना सिस्टमिक डिजीज और किसी परेशानी का बाइस ना बने। तो इस वजह से उनमें थोड़े से केमिकल आपके लो लिमिट में रखे जाते हैं बच्चों की टूथपेस्ट के अंदर, इसीलिए हम उस पे जो लिखा होता है एज लिमिट के इतने से इतने साल तक इस्तेमाल करें। कॉल लेते जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, जुम्मा मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि बनारस चौक पर मैंने अपने दांतों की सफाई करवाई थी, उन्होंने वो कोई ग्राइंडर टाइप की कोई मशीन है छोटी, वो सुई के नोक पे जो है ना, मिसाल है जैसे माचिस की तीली होती है, उससे उसने दांतों को साफ किया था। तो अब उसके बाद मैं गर्म चीज खाऊं वो भी दांतों में लगती है, अगर ठंडी चीज खाऊं वो भी। और मौसम सर्मा में जब ठंडी हवा चलती है ना और दांतों को जब हवा लगती है तो उससे भी मुझे बहुत शदीद दर्द होता है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। डॉक्टर साहब, मतलब वो होता है ना जैसे हम स्केलिंग कराते हैं तो उसके बाद होता है, तो अभी इन्होंने कराई भी कहाँ से? बिल्कुल सही आपने कहा कि देखें स्केलिंग जो एक तो नंबर 1 ये डिपेंड करता है कि स्केलिंग कहाँ से करवाई है। क्वालिफाइड, मैंने यही कहा कि आप जब भी डेंटिस्ट को विजिट करें 2 चीज़ों को देखना जरूरी है, एक प्रॉपर क्वालिफाइड बंदा हो और प्लस जो वो इंस्ट्रूमेंट्स और जो औजार यूज कर रहा है वो प्रॉपर स्टरलाइज होने जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्केलिंग की बात करें तो डिपेंड ये करता है कि अगर आप स्केलिंग कराते हैं तो एक नॉर्मल फिनोमेना है कि आपकी ठंडा गर्म सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, सर्टेन टाइम तक होती है, यस, फ्यू डेज के लिए। उसकी वजह ये है कि अगर जितना आप टाटर जमा के अगर आप जा रहे हैं, जितना लेटर ऑन जाएंगे आप, तो होता ये है कि आपके गम्स क्योंकि रूट्स को छोड़ चुके हैं और टाटर की पूरी तह जमी हुई दांतों पे, तो जब वो स्केलिंग से वो सारी तह हटेगी तो रूट्स एक्सपोज हो जाती है मुंह के अंदर, तो वो पेशेंट को ठंडा गर्म भी लगता है और पेशेंट कहता है यार तुझे ज्यादा शुरू हो गया है। इससे खौफ से अक्सर लोग स्केलिंग नहीं भी करवाते कि यार दांत गिर ना जाए कहीं, यार ठंडा गर्म लगेगा, तो लेकिन बात यह है कि अगर उस टाटर को हम नहीं हटाएंगे तो वो टाटर अपना काम करता रहेगा, मसूड़ों को मजीद छोड़ेगा और मसूड़ दांत लेके गिर जाएंगे। स्केलिंग करा लेनी चाहिए, स्केलिंग करा लेनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर क्वालिफाइड क्लिनिक से, डॉक्टर से, ठीक है। और उसके बाद स्केलिंग में खुद ब्रशिंग भी मेहनत करनी है। स्केलिंग का मतलब ये नहीं कि जान छूट के दांत साफ हो गए, टाटर जमने दोबारा टाइम नहीं लगेगा अगर आप खुद मेहनत नहीं करें। कमर्शियल ब्रेक है, बात वहीं आके खड़ी होगी कि ब्रश करना, सही ब्रश करना कितना है। बिल्कुल सामीन हमारे साथ ही रही में हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल देखा जाता है माशरे में, आप देख रहे हैं कि लोगों का, वैसे तो हम डॉक्टर ताहिर बहुत रोते हैं ना कि पेट्रोल बढ़ गया है, महंगाई हो गई है, खाने की ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं, मैं मानती हूँ ये चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन आपने कभी ये नोट किया कि लोगों के अंदर हैबिट्स हैं कि पान, गुटखा, छालिया, इसमें कमी नहीं आती है, इसको खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं होते, मतलब ना ही महंगाई लगती है, चाहे कितना ही महंगा हो। ओरल कैंसर्स कितने फैल रहे हैं, इस पे कुछ बताना चाहेंगे कि वाकई आप तो सर्जरीज करते हैं, तो कितने पेशेंट आपके पास हर दिन आते हैं? अगर ओरल कैंसर के हवाले से बात करें तो एक ये वाकई ही थोड़ा सा जो बीमारी है, एक सीरियस लेवल्स को टच करना शुरू कर गई हमारे पॉपुलेशन में, क्योंकि अब जिस तरह की मार्केट्स के अंदर टोबैको मतलब तंबाकू अवेलेबल है डिफरेंट छाले की सूरत में, पान के, गुटखे की सूरत में, तो इसके अंदर ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिसकी वजह से कैंसर काफी ज्यादा मल्टीप्लाई टाइम्स इंक्रीज होना शुरू हो गया है।
और अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि ये क्योंकि पेशेंट हमारे पास जो होते हैं ये लो इनकम एरिया से और इसको नेग्लेक्ट करते हैं ओरल हेल्थ को, तो वो इसको दिखाते भी तब है जब वो एडवांस स्टेजेस में जा चुका होता है ओरल कैंसर, ठीक है। सही बात है। तो इस वाले से ये है कि एक तो नंबर 1 इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट और डिफरेंट एनजीओ इसके स्टेप लें कि अवेयरनेस फैलाएं कि यार ये और इसकी जो सप्लाई है उसको बंद किया जाए, सही नंबर 1। बात है। और सेकंड ये है कि अगर आपके मुंह में कोई भी छाला है, कोई भी जख्म है जो आपको दर्द नहीं कर रहा, नंबर 1 चीज दर्द नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास यही कि जब तक दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, हम नहीं विजिट नहीं करेंगे। जाते बिल्कुल। जख्म है, पड़ा रहा है, कोई मसला नहीं है। ओरल कैंसर का सबसे बड़ी बात ये है कि वो दर्द नहीं करता है, ठीक है। तो आपके मुंह में कोई भी जख्म है जो 2 या 3 हफ्ते से छाला है, जो भर नहीं रहा है, दर्द नहीं कर रहा है या बढ़ रहा है अपने हिसाब से, तो एक अपने डेंटिस्ट को जरूर नियर बाय चेक कराएं, ठीक है, ताकि वो उसको इवेल्युएशन कर सके, उसकी रेमेडी ट्रीटमेंट बता सके आपको। और अगर सस्पिशियस है जिसपे खुदा ना खास्ता जैसे कैंसर की तरफ किया, तो वो उसको प्रॉपर उसकी आगे प्रोग्रेस के बता दी कि इलाज है, उसकी तरफ जा सके वो। तो यही आपने अच्छा पॉइंट करा है कि ये 5,000 गुटखा, इसको तो आपने पहली फजल के अंदर जितना डॉक्टर इसके ऊपर साहब मैंने एक शो किया था, उसमें मुझे डेंटिस्ट ही थे शायद मेरे साथ, या ओरल हाइजीन पे किया था, उसपे वो बता रहे थे कि जो गुटखा होता है उसके अंदर वो जो वाइट ट्यूबलाइट्स होती हैं उसको पीस कर इस तरह उसका पाउडर और कोई खून वगैरह शामिल करके भी इसके बनाया अंदर जाता जानवरों है। का खून यूज जी। किया जाता है, मुर्गियों की फीड यूज की जाती है, पता लगा है। तो उसकी जो प्रोसेस है वो ऐसा दर्दनाक है कि अगर आप उसको बनते हुए देखें तो शायद आप खाना छोड़ दें। हाँ नहीं, लेकिन मैं तो ये भी सुना है कि इलाकों में लोग ना अपने घरों में खुद ही बना के खा लेते हैं ऐसी सब चीजों से। बना के खा लेते हैं। इवन कि आपके पास बहुत से जो सिगरेट्स अवेलेबल है पैकेट्स, उन पे मुंह के कैंसर की तस्वीर तक पब्लिश की गई अवेयरनेस के लिए, लेकिन So हम true. उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको भी छोड़ देते हैं कि यार अल्लाह ही हम सिगरेट सबको बचाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम, की बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कराची को, और मेरे बेटे के छोटे दांत निकल रहे हैं आगे पीछे, तो क्या वो दांत निकलवाना पड़ेगा या फिर उसकी अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी? क्या उम्र है आपके बेटे की? उसकी अभी 18 साल हो गई। 18 सालों की। कह रहे दांत आगे पीछे निकल रहे हैं। ये एक बच्चे एक सेपरेट टॉपिक है कि दांत, जैसे हमारे पास बहुत से पेशेंट्स होते हैं आगे पीछे दांत उनके होते हैं, कुछ घूमे हुए दांत होते हैं, तो उसके लिए तो नंबर 1 ये है कि किस एज में पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हो रहा है और कितनी ज्यादा उनकी अलाइनमेंट आगे पीछे खराब हुई हुई है, ठीक है। निकलवाना कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता दांत को निकालना जो है, क्योंकि हमारा ये होता है कि दांत टेढ़ा निकला है, इसको निकाल दो, ठीक है। तो ये इसको मैं बिल्कुल नहीं इंकरेज करूंगा कि आप इसको निकलवा दें। उसकी अलाइनमेंट होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जिसको आम जबान में ब्रेसेस कहा जाता है, ठीक है। अब तो बहुत अच्छे ब्रेसेस मार्केट में आ चुके हैं। और इवन अब तो ब्रेसेस के साथ साथ अलाइनर्स कहलाते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रेस बना के दी जाती है, वो मेटल वगैरह फ्री भी होते हैं। तो माइनर अगर छोटी मोटे दांत आगे पीछे हैं और ज्यादा नहीं है डिस्क्रिपेंसी, तो वो अलाइनर्स के जरिए भी सूट किया जा सकता है। वो खुद घर पे आपको ट्रेस बना दी जाती है, आपको गाइड किया जाता है कि हर 3 हफ्ते में ट्रेस चेंज करनी है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपकी डिस्क्रिपेंसी, दांत बहुत ज्यादा आगे पीछे हैं, तो उसके लिए फिर आपके ब्रेसेस का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो डिसीजन है कि क्या चीज आपके लिए सूटेबल है, वो आपके डेंटिस्ट ही कर सकता है। लेकिन ये है कि निकालना, मैं इसको फिर भी नहीं कहूंगा कि आपके फर्स्ट सॉल्यूशन है कि दांत ही निकाल दें। अगर आपके हाथ पांव में उंगली में जख्म है तो उसको काट के नहीं फेंक दिया जाता, उसको बचाया जाता अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सड़क पे बैठे हुए, जैसे अभी एक कॉल भी आई थी कि उन्होंने अपने मोहल्ले में कोई सड़क पे था, उससे ये सब कुछ करा लिया। तो मैं चाहूँगी कि आई नो इट्स एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि भाई बहुत महंगा इलाज है, ठीक है, जो बात है अपनी जगह वो है, ठीक है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो लोग बैठे हुए इनसे इलाज कराने से बेहतर है कि बंदा ना ही कराए, या तो फिर आपके पास आ जाए कुछ पैसे खर्च करके? देखिए ये चीज़ जो आपके पास जो स्ट्रीट डेंटिस्ट्री चल रही है, जो सड़कों के ऊपर हो रही है, इससे तो बिल्कुल, क्योंकि एक तो नंबर 1 इनको अंडरलाइन नॉलेज नहीं है, सेकंड ये है कि जो औजार यूज हो रहे हैं वो स्टेलाइज नहीं है, वो उसी से एक मरीज का इलाज हुआ, उसी से दूसरे का इलाज हो रहा है, गर्म पानी में डाल दिया इस तरीके से सफाई, ठीक है। तो ये तो हरगिज मैं कहूँगा बचें। और अगेन वही बात है कि आप अपने ओरल हेल्थ पे पहले से अगर शुरू से मेहनत करेंगे तो आपको इवन डेंटिस्ट के बजाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, या अगर आप शुरू में ही हर 6 महीने साल में विजिट कर लेंगे तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही आपको कवर अप हो जाएगा, ट्रीट मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप उसको नेग्लेक्ट करते रहें और जब मुंह का कबाड़ा हो जाए बिल्कुल, तो फिर उसके बाद जाएंगे यार अब महंगा इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब एक कॉल भी, मेरा एक और सवाल भी है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम अच्छी ब्रशिंग भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ देर के बाद आपके मुंह से स्मेल आने लगती है। यू कैन ऑल्सो फील इट, जब आप बात भी करते हैं तो शायद सामने वाले को भी महसूस होता होगा, बड़ी शर्मिंदगी भी होती है इस मामले में। एक कॉल भी ले लेते हैं फिर। जी सामने को। वालेकुम सलाम, गाजी से बात कर रहा हूँ जी, आलमगीर। जी आलमगीर साहब। मेरा बेटा है जी, बच्चों से वो मौजूद हो जाए, आपका किसी भी डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ ना कुछ दे देंगे वो। बच्चा मेरा बचपन से पेशाब कर रहा है, अब उसकी 23-24 साल उम्र हो गई है।
अच्छा, निकल जाता है। लेकिन अभी हम ना दांतों के हवाले से डेंटिस्ट हैं हमारे पास, ये हाँ, सवाल नोट कर लेते हैं हम, ठीक है? हाँ, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई ऐसा शो कर रही होंगी तो फिर बच्चों के हवाले से कोई जैसे हैं होंगे तो फिर आप उस पर दोबारा कॉल भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये बताइएगा। जी शुक्रिया। जी जी। अच्छा जी, ताहिर साहब, डॉक्टर ताहिर, हम बात कर रहे थे जो स्मेल आती है मुंह से, बैड ब्रीथ। हाँ, देखिए बेड ब्रीथ की जो एक कॉमन चीज़ है, और वाकई एक तो ये कि नेग्लेक्टेड ब्रशिंग हाइजीन नहीं, लेकिन बहुत से लोग ब्रशिंग भी कर रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, फिर भी स्मेल आ रही है, ठीक है? तो उसके अंदर दो चीज़ें ये होंगी कि एक तो आपके सिर्फ दांतों को ब्रश नहीं करना, आप जब भी दांतों ब्रश करें तो उसके साथ साथ अपनी टंग की जो सतह है उसको भी आपने साफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक मेन रीज़न तो आपके दांतों की सफाई कॉम्प्रोमाइज़ होने के साथ साथ ओरल कैविटी जिसमें जबान, ठीक है, जबान के ऊपर जो खुदरी तय है उसके ऊपर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके अपना प्रोसेस करते हैं, बैड ब्रीथ प्रोड्यूस करते हैं, नंबर सेकंड। और उसके अलावा भी अगर आपके पास नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरा रास्ता आपका जो मैदे के बहुत से पेशेंट आते हैं जिनकी ओरल हाइजीन मुंह की सफाई अच्छी है, लेकिन आपके Acidity एग्जैक्टली एसिडिटी होती है, मैदे की डिफरेंट बीमारीज होती हैं, गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो आपके ओरल कैविटी मुंह के जरिए से ठीक बैड ब्रीथ का साउंड होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे सवालात इस पे भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछना है कि रात में अगर बच्चे या बड़ों को दांतों के दर्द का मसला हो तो क्या करें? उस वक्त डॉक्टर को तो नहीं दिखा सकते। अच्छा अच्छा, एक और भी है कि अंबर सवाल है कि सर से के दांतों में सुर्ख हो जाता है, मसला बढ़ जाता है, ये मुझे सवाल इनका समझ नहीं आया। सुर्ख हो जाते हैं दांत में, है ना, मसूड़ों का शायद कहना चाह रहे होंगे। तो ये दो तीन सवाल हैं इस पे, बताइएगा डॉक्टर साहब। रात को दांतों में दर्द ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके होता है रातों में? हाँ, क्योंकि दांतों के अंदर जो सबसे मेन चीज है कि जो दांत में कैविटी का पेन है वो अमूमन तौर पे नाइट टाइम पे ही पेन ज्यादा होता है। डेंटल कैविटी का जो पेन है, पल्पाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो रात को ही ज्यादा बुक होता है। उस टाइम पे तो जाहिर सी बात है कि आपके नॉर्मल क्लिनिक्स वगैरह तो ओपन नहीं होते हैं जिसके आप फौरन से रेमेडी हासिल कर सके। तो ओवरनाइट आपके 5-6 घंटे गुजारने के लिए तो आपको एनल पेन किलर अगर आपके पास अवेलेबल है, माइल्ड वो, लेकिन अगर शिद्दत का दर्द है ज्यादा है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप खुद से हैवी पेन किलर या इंजेक्शन लगाने की कोशिश करें। नियर बाय कोई अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल की खुली है या किस तरह उसको जाके आप कम से कम पेन टेम्पोररी रिलीफ कराएं। और पहला काम आपने नेक्स्ट मॉर्निंग में ये करना है, रूटीन को छोड़ के स्केड्यूल एक दफा विजिट कर लें। और पेन खत्म करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट, जैसे आरसीटी होती है दांतों के अंदर, मोस्ट कॉमनली ये होता है दांतों, तो उसमें होता है कि दांतों की नसों की सफाई करके भराई कर देते हैं, तो फर्स्ट विजिट में पेन फ्री पेशेंट हो जाता है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि वो लंबे लॉन्ग टर्म पेन। ठीक है। अच्छा, मंसूर आप हमसे हमारा नंबर पूछ रहे हैं 021-111-000-105 111-000-105। सामीन कॉल करना चाहें तो 5 मिनट अभी भी हैं, हम आपके सवालात ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, अच्छा सवाल है बच्चों के हवाले से। हम अपने बच्चों को वैसे तो बहुत कंट्रोल करते हैं रोकने की कि वो ज़्यादा चॉकलेट स्वीट्स ना खाएं, लेकिन अब क्या करें, टीवी पे खोलें तो इश्तिहार ही सबसे पहले इतना खूबसूरत इश्तिहार होता है कि शायद मेरा भी दिल करने लगता है कि यार ये वाली स्वीट तो ट्राई कर लो। वाकई में मेरा भी दिल करता है डॉक्टर साहब ताहिर कि मैं ये इतना अच्छा इश्तिहार है, इसकी स्वीट तो ट्राई कर लूँ। बाहर निकलो तो तब भी इश्तिहार लगा, तो क्या करें? ऑफ कोर्स देखें, आप बच्चों को सारा टाइम तो स्वीट से नहीं रोक सकते, कि सही बात है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये है कि मैं कहूँगा कि आप बच्चे को भले आप स्वीट लेना चाहें, लें, खाएं पिए उसके अंदर, लेकिन हैबिट बना लें कि पूरा दिन उनके मुंह में टॉफी या चीजें ना रहें, चॉकलेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, ठीक है। कुछ टाइम के लिए जब आपने लेना है, दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा ले लिया, आप अच्छे कंज्यूम कर लिया, उसके बाद ब्रश कर लें या रिंस कर लें, गर्म पानी सादे पानी से कुल्ली कर लें, ताकि वो जो स्टिक कर रहा है वो साफ होकर बहुत छोट हो जाए। लेकिन अगर वो बच्चा पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक ऑन एंड ऑफ चीज खा रहा है तो अपनी जो सलाइवा है, जो लुआब है, वो एसिडिक कंटिन्यूस रहता है, तो वो उसकी वजह से फिर दांतों में कैविटी स्टार्ट होती है। हर चीज इत्मीनान में ही खानी और दूसरा मुझे याद है जो पॉइंट रह गया था, जैसे बच्चे के दांत आगे पीछे होने के हवाले से, तो बच्चों के अंदर जैसे बहुत से दांत आगे पीछे होने की वजह मेरे मोस्ट कॉमनली या थंब सकिंग होती है, दूसरे रहते हैं, या फीडर लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं ओवर पीरियड के लिए, या पेंसिल बाइटिंग, नेल बाइटिंग, इसकी वजह से भी दांत आगे पीछे बच्चों में मुन होता है। अच्छा, नेल बाइटिंग की वजह से? एग्जैक्टली। तो अर्ली फेजेस के अंदर ही इन चीजों को अगर हम एड्रेस आउट कर लें, इन पे कंट्रोल कर लें, तो एक हद तक हम इन चीजों से बचा भी जा सकता है। बिल्कुल। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम फिदा हुसैन है जी। फिदा तो डॉक्टर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि मेरे जो ना ऊपर के 2 दांत जो ना टूटे हुए हैं, सही है, तो एक तो मेरे दांतों का पीलापन नहीं जाता, और ठंडा पानी पीता हूँ ना तो दांत भी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ये क्या दांतों की कमजोरी है? इसकी अगर टेस्ट वगैरह करानी हो तो डॉक्टर साहब हमें कुछ मशवरा दे। मैंने तो एक तो अभी प्रोग्राम सुना तो मैंने कॉल किया, तो इसके लिए अगर कोई टेस्ट या कोई टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल अच्छा करना हो तो वो भी बता दें, मेहरबानी। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।
दांतों को जैसे ने बताया कि दांत नहीं मेरे और पीलापन, तो एग्जैक्ट इसी और तरह ठंडा गर्म ठंडा गर्म जो लग रहा है, सेम Brushing. बता रहे हैं कि आपके टाटर जम रहा है दांतों के ऊपर, प्लाक होता है, इनिशियल लेयर होती है, सॉफ्ट लेयर होती है, उसकी क्लियरेंस ना हो, सफाई ना हो, तो वो टाटर में कन्वर्ट होकर हार्ड हो जाती है। कोई टेस्ट तो नहीं, मेरे ख्याल में डेंटिस्ट के पास चले जाए। एग्जैक्टली इसके डायरेक्ट टेस्ट करने से बेहतर है कि मुआयना कराएं, पहले तो दांतों की सफाई रखें ताकि जो दांत बचे हुए हैं कम से कम उनकी लाइफ थोड़ी स्पेंड बढ़ सके, बिल्कुल। आगे फिर आगे ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ना मसवाक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मसवाक का इस्तेमाल काफ़ी होता है या साथ में ब्रशिंग इज़ इम्पोर्टेंट? मसवाक को मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि मसवाक के से बिल्कुल ग्रेस करने से ना घबराएं कि यह मसवाक है कि नुकसानदेह है। मसवाक है कि उसके अंदर भी जिस दरख्त से बनता है और उसकी जो रेशा है वो उसके अंदर एक्टिव बैक्टीरियल आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन अलोंग विद ब्रशिंग अगर वो कर रहे हैं तो ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि ब्रशिंग का जो डिजाइन होता है और जो इस तरीके से होता है कि स्पेसिफिकली वो गम्स को क्लियर कर सकता है। मसवाक बिल्कुल। एक आखिरी कॉल जल्दी से ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से हमारा सवाल है, हम जब सुबह उठता हूँ नींद से, मुंह तो कड़वा होता है, जब थूक फेंकता हूँ तो फिर ये काली काली सी जैसे खून टाइप ऐसा आता है, काला सा, पता नहीं। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जल्दी से शो इज अबाउट टू एंड। अगेन वही बात है, रात को सोने से पहले ब्रशिंग की हैबिट को अपनाएं, क्योंकि रात को खाना सड़ेगा तो सुबह वो ब्लीड करेंगे मसूड़े। और बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर। सवालात अभी भी बहुत सारे हैं और जाहिर है ओरल हाइजीन, मैं समझ सकती हूँ कि इतने कॉल आने के बाद लोगों को यकीनन एहसास होगा कि कितनी अहम है। कैसा लगा शो पे आगे? आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे, रेडियो के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मोस्ट नंबर बहुत अच्छा लगा मुझे शो में, एक आपका प्लेटफॉर्म मिला कि जिसके पब्लिक अवेयर कर सकें, ठीक है। और अब मैसेज में ये देना चाहूंगा कि अपनी ओरल हाइजीन को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें, सफाई मेहनत करें और साल में 6 महीने या साल में एक दफा डेंटिस्ट को जरूर दिखा दें, मुआयना कर लें, तो आप बड़ी बीमारियों से, बड़ी नुकसान से बच जाएंगे इनिशियल फेजेस के अंदर ही। बिल्कुल। और डॉक्टर ताहिर, आखिर में ये ज़रूर ऐड करूँ, हम कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ नहीं कर सकते, सेहत का इलाज मुश्किल है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे खर्च करना बंद करते हैं ना, जैसे हम बहुत सारे कपड़े ना बनाएं, हम बर्थडेज के ऊपर अपने आप को ही गिफ्ट दे लें कि यार आज डेंटिस्ट को दिखाना है। एग्जैक्टली, हम अच्छा फोन कैरी कर लेंगे, हम अच्छा मेकअप कर लेंगे, ड्रेसअप कर लेंगे, लेकिन अपने बिल्कुल। ऊपर खर्च नहीं करेंगे हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल, तो मैं अब ना ऐसे ही करती हूँ कि हर साल अपना गिफ्ट जो है ना वो अच्छे से सारे टेस्ट करा देते हैं और अच्छा सा डेंटिस्ट के पास भी चले जाते हैं। जबरदस्त, ठीक है ना, तो यही सबसे अच्छा गिफ्ट है अपने आप को जो दे सकते हैं आप। बिल्कुल। अपना सेहत होगी तो दुनिया जहान सबसे खूबसूरत होगी। सबसे बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर, आपका आने का लियाकत नेशनल का भी बहुत शुक्रिया। बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं। और सामीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो को इतना पावरफुल बनाते हैं और अच्छी और रेलेवेंट कॉल्स भी करते हैं। अपनी सेहत का हमेशा ख्याल करें। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ अहम है और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। दोनों साथ सेहतमंद रहेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे फिर नए डॉक्टर्स और नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। Now it's time for Hum